हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां पर रूराव गुयांटिंग से कह रही होती है, अभी कुछ देर पहले कमांडर शाओली यहां आए थे। उन्होंने मुझे वांग्यू थिएटर में ओपेरा डांस को देखने के लिए इनवाइट किया अपने साथ। गुयांटिंग खड़े होते हुए कहता है, वांग्यू थिएटर ओपेरा डांस, हाँ वांग्यू थिएटर ओपेरा डांस। वो अपने मन में सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं शाओली ने वो खजाना वांग्यू थिएटर में ही छुपा कर रखा हो। अगले सीन में कमांडर शाओली और रूराव को थिएटर में बैठा देखते हैं, जहां दोनों ओपेरा डांस को देखकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। रूराव उस लेडी को देखते हुए कहती है, ये तो मिसिस शाओ है। शाओली कहता है, हाँ उसे ये काफ़ी पसंद है, वो इससे काफ़ी प्यार करती है। यहाँ के लोगों को देख ऐसा लगता है उनका यहाँ आने का कोई और ही मोटिव है। आपको क्या लगता है वो कौन हो सकता है? रूराव गुयांटिंग की तरफ देखते हुए कहती है, जैसे इसे ही ले लो। शाओली उसे वहां देख अपने मन में सोचने लगता है, मुझे बस तुम्हारा ही इंतजार था, और वहां से उठकर जाने लगता है। गुयांटिंग जब उसे वहां नहीं देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। वो जब उसके पीछे जा रहा होता है तो अपने मन में सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है उसने खजाने को बैक स्टेज में छिपा दिया हो। वह जल्दी जल्दी उसका पीछा करने लगता है। एक रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना मेकअप कर रहे होते हैं। शाओली यही तो चाहता था कि वो रूम के अंदर आए और उसके जाल में पूरी तरह से फंस जाए। गुयांटिंग रूम के अंदर इधर उधर देख ही रहा होता है। डांसर के बेस में शाओली के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचने लगता है। बाहर हॉल में लोग ओपेरा डांस कर रही लेडी की वाहवाही कर रहे होते हैं। रूराव वहां से उठकर जाने लगते हैं। रूम के अंदर गुयांटिंग उन लोगों से लड़ रहा होता है। उसे लड़ता देख, चोट खाता देख रूराव उसे देख मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। गुयांटिंग उन सभी को जमकर पीटता है। दूसरी ओर शाओली एक आदमी से बात करते हुए कहता है, मिस्टर पॉल, ये हमारे यहाँ की लोकल डिशेज है, आप इसे ट्राई कर कर देखिए। बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके नीचे हीरे होते हैं। वो उसे देखकर खुश होने लगता है। तभी रूराव वहाँ आते हुए अपने मन में कहने लगती है, सही में हमारे क्या फैमिली का खजाना शाओली तुमने चुरा लिया था। पॉल कहता है, कमांडर शाह आपके साथ बिजनेस करके मुझे खुशी है। शाओली उससे कहता है, मैं इन 10 दिनों में आपसे चाहता हूँ कि आप हथियारों के रॉ मटेरियल मेरे शस्त्रागार में भर दें। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओके आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। शाओली को किसी और की वहाँ आहट सुनाई देती है तो पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। रूराव पीछे छुप जाती है। शाओली उसके साथ हाथ मिलाते हुए डील को पक्की कर लेता है। अंदर हॉल में डांसर के लिए सब तालियां बजा रहे होते हैं। तभी गुयांटिंग वहां आते हुए ऊपर की ओर रूराव को देखने लगता है। रूराव ताली बजाते हुए कहती है, वाह बढ़िया, शानदार था। वो उसे इस हालत में देखते हुए काफी खुश लग रही होती है। तभी कमांडर वहां आते हुए कहता है, रूराव। वो खड़ी होते हुए शाओली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपको आने में थोड़ी देर हो गई, ओपेरा डांस बस अभी ही खत्म हुआ है। गुयांटिंग उसे देखते हुए कहता है, मुझे जानबूझकर फंसाया। अपने होठों से खून को साफ करके वहां से जाने लगता है। शाओली मुस्कुराते हुए रूराव से कहता है, तुम्हें ये कैसा लगा? रूराव मुस्कुराते हुए गुयांटिंग को वहां से जाता देख कहती है, ये शो तो बहुत ही शानदार था, मैं बस उसमें ये आजमाना चाहती थी। अगले सीन में रूराव मास्क पहने हुए पॉल के गार्डों को अपने चाकू से मार देती है। पॉल को दीवार से लगाकर उसके गले में चाकू रखते हुए कहती है, मुझे वो चीज़ दे दो। जब वो नहीं देता है तो वो उसके गले के और पास चाकू को ले आती है और उससे उस बॉक्स को छीन लेती है। जाते हुए वो उसे बेहोश कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी मास्क वाला एक आदमी उसके कमर से गन को उसके सर पर पॉइंट करते हुए उसके हाथ से उस बॉक्स को छीन लेता है। वो मुड़कर उस पर हमला करने लगती है तो वो उसका हाथ रोक लेता है। रूराव कहती है, गुयांटिंग, क्या ये तुम हो? तुमने मेरा पीछा करा, वो भी यहाँ?
क्या बात है, तुमने तो मुझे पहचान लिया। वो बॉक्स को दूसरे हाथ में पकड़ने लगता है तो रूराव कहती है, ये मनी मुझे दे दो। दोनों एक दूसरे के फेस से मास्क को उतार देते हैं। गु यानटिंग कहता है, मिसेस गु, तुम्हें तो ये देखकर काफ़ी हैरान हुआ होगा ना कि मैं अब तक जिंदा हूँ। गु यानटिंग, तुम मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। वो उस बॉक्स को उसे दिखाते हुए कहता है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, और वहाँ से चला जाता है। रूराव भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहती है, गु यानटिंग, ये मनी मुझे दे दो, और उसके पीछे भागने लगती है। गु यानटिंग, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। गु यानटिंग उसे अपने पीछे भगाते हुए एक शॉप के अंदर ले जाता है। अंदर रूराव इधर उधर देखने लगती है। तभी गु यानटिंग उसे एक जाला फेंक देता है जिसके अंदर वो फंस जाती है। गु यानटिंग उसकी ओर आते हुए कहता है, मिसेस गु, इसलिए कहते हैं भगवान सब कुछ ऊपर से देख रहा है, इसे कहते हैं कर्मा। कर्मा? गुस्से से कहती है, मैं तुमसे तो बुरी नहीं हो सकती। मेरे क्या फैमिली के खजाने के लिए मैं तुम जैसे हार्टलेस पर्सन का शिकार तो कर ही सकती हूँ, तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हुए गु यानटिंग से कहता है, सर, हमें उन्हें सुबह होने के बाद सिटी से बाहर जाने वाले फर्स्ट ग्रुप में भेज देना चाहिए। रूराव उस ओल्ड मैन को देखते हुए कहती है, आप तो जीव फ्लावर शॉप के ऑनर है ना? ओल्ड मैन कहता है, आपने सही कहा मिसेस गु। गु यानटिंग उस ओल्ड मैन को वो बॉक्स दे देता है और रूराव के ऊपर से उस जाले को हटाते हुए उसे उसी से बांधने लगता है। रूराव उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो, मुझे जाने दो। गु यानटिंग उसे कुर्सी में बैठा देता है और खुद भी उस ओल्ड मैन के साथ मिलकर उस मनी को फ्लावर पॉट के अंदर रखने लगता है। तुम इस मनी को फ्लावर पॉट के अंदर इसलिए छिपा रहे हो ताकि तुम इसे सिटी से बाहर भेज सको। ओल्ड मैन कहता है, आपने सही कहा मिसेस गु। गु यानटिंग, तुम इस मनी को कहाँ भेज रहे हो? गु यानटिंग अपना काम जारी रखता है। ओल्ड मैन रूराव से कहता है, मिसेस गु, हम इसे अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए सीमित मात्रा में सिटी से बाहर भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसा इंसान ऐसा कुछ अच्छे काम भी कर सकता है? तो वो ओल्ड मैन रूराव से कहता है, मिसेस गु, मिस्टर गु इतना ही नहीं, वो अपनी सेविंग का सारा हिस्सा शरणार्थियों को बांट देते हैं। वो कभी भी मनी को वेस्ट नहीं करते। वो ओल्ड मैन गु यानटिंग से कहता है, सर, याद रखें, आपको अपनी वाइफ को प्यार करने की ज़रूरत है। रूराव कहती है, मैं इसकी कोई वाइफ नहीं हूँ। गु यानटिंग कहता है, मैं भी कौन सा तुम्हें पसंद करता हूँ। रूराव उनसे कहती है, आप लोगों को क्या लगता है आप इतनी आसानी से मनी को सिटी से बाहर भेज सकते हैं? ओल्ड मैन कहता है, मिसेस गु, मिस्टर गु के यहाँ काफ़ी सारे कनेक्शन हैं, हम काफ़ी समय से इसी तरह से काम को करते आ रहे हैं। रूराव अपने मन में सोचने लगती है, इसलिए उसे इस खजाने की ज़रूरत थी ताकि वह इनसे लोगों को सपोर्ट कर सके। क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? गु यानटिंग उसकी ओर मुड़कर कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुमने मुझे आज वांग्यू थिएटर में जानबूझकर फंसाया। तुम मेरी कर्जदार हो इन पैसों के लिए। तो रूराव कहती है, तुमने भी पहले बहुत बुरे काम किए हैं। गु यानटिंग ओल्ड मैन की तरफ देखता है, फिर रूराव के पास आते हुए कहता है, वैसे भी शाओली मिसिंग मनी की इन्वेस्टिगेट जरूर कराएगा, इसलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमें एक साथ मिलकर काम को करना होगा। रूराव उसकी बात को सुनकर भी कुछ नहीं कहती। अगले सीन में हम देखते हैं एक रूम में मूरेन को सुलाया होता है जहां एक लड़की उसकी टेक केयर कर रही होती है। वो उससे कहती है, तुम जाग गए मेरे प्यारे भाई। दूसरी ओर शाओली का मेंशन दिखाया जाता है जहां वही बिजनेस डीलर आकर उसे शिकायत कर रहा होता है, कमांडर, कल रात गाउन पहने एक मूवर ने मुझसे मेरे पैसे चुरा ले। वो काफ़ी गुस्से में होता है। शाओली अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसके पास आकर उसकी बातों को सुनने लगता है। उसने मास्क पहना था, उसका फिगर काफ़ी अच्छा था, दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शातिर थी।
तभी रूराव वहां आने लगती है। जब वो उनकी बातों को सुनती है तो थोड़ा घबरा जाती है। शाओली उसे देख मुस्कुराकर सोफे पर बैठ जाता है। रूराव भी अपनी सीट की ओर जाने लगती है। शाओली पॉल से कहता है, मुझे बस इस बात की चिंता है, क्या आप 10 दिनों के अंदर मेरे शस्त्रागार में सामान पहुंचा सकोगे? रूरा अपनी सीट पर बैठकर उनकी बातों को सुनने लगती है। वो कहता है, इसके लिए आपको मुझे फिर से रीपे करना होगा। बिना पैसों के तो मैं आपके लिए सामान नहीं ला सकूंगा। मिस्टर पॉल, आप चिंता ना करें, इस सिटी में किसी भी डाकू को यहाँ से मैं भागने नहीं दूंगा। रूरा घबराई होती है, लेकिन पैसे आपने अपने हाथों से खोए हैं तो मैं आपको फिर से रीपे नहीं करूँगा। पॉल गुस्से से खड़े होकर शाओली से कहता है, ठीक है फिर डील कैंसल। वो शाओली की ओर उंगली करते हुए कहता है, आपको अपने इस डिसीजन पर पछतावा होने वाला है शाओली। इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही लगता है तो वो वहाँ पर बैठा रूराव को देखता है और कहता है, ये वही है जिसने कल रात मेरे पैसे चुराए थे। शाओली का गार्ड रूराव की तरफ गन पॉइंट कर देता है। शाओली भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रूराव खड़े होते हुए अपने पेन वाले चाकू को निकाल लेती है। पॉल कहता है, शाओली सर, ये वही है जिसने कल रात मेरे पैसे मुझसे छीने थे। रूराव कहती है, ओपेरा डांस देखने के बाद मैं घर चली गई थी, दोबारा मैं फिर से बाहर नहीं आई। आप इसकी बातों पर विश्वास मत करना, वहाँ यही थी। शाओली उससे कहता है, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? पॉल कहता है, सबूत? इसका मतलब इसके पीछे आप भी शामिल थे। आपकी इतनी हिम्मत मुझे धोखा देने की। इतना काही था कि पॉल ने शाओली उसे गन से शूट कर मार देता है। रूरा अपना पेन वाला चाकू अंदर डाल देती है। गार्ड कहता है, कमांडर, मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझ पर उंगली उठाते हैं। गार्ड कहता है, लेकिन कमांडर, हम इतने कम समय में सप्लाइजर कहाँ से लाएंगे? शाओली उसके पास आते हुए कहता है, मैंने किनियान से सुना था कि डू हान किंग वापस आ गए हैं, तो अब हमें पॉल की ज़रूरत नहीं होगी। गार्ड रूराव की ओर देखता है, फिर वहां से चला जाता है। शाओली रूराव की ओर देखने लगता है। रूराव उसे देख मुस्कुरा देती है। शाओली उसे देख फ्लैशबैक में चले जाता है, जहां जब वो फोटोग्राफी कर रहा होता है तब उसने रूराव को मुस्कुराते हुए जाते देखा था। वो उसकी भी फोटो खींच लेता है। तभी से शाओली रूराव को पसंद करता है। दूसरी ओर किनियान एनी की पियानो स्किल की तारीफ करते हुए उसके लिए ताली बजाती है और कहती है, हम आज 6 महीनों बाद मिल रहे हैं। आप केवल खूबसूरती नहीं बल्कि एक ग्रेट म्यूजिशियन भी है मिस एनी। वो खड़ी होते हुए उसके पास जाकर कहती है, सिस्टर, मैंने सुना कि कल आपने वांग्यू थिएटर में परफॉर्मेंस किया था। मैं अपने एक फ्रेंड की टेक केयर करने में बिजी थी, इसलिए मैंने उसे मिस कर दिया ना। हाँ, मिस तो कर दिया, लेकिन जब मैं अगली बार परफॉर्मेंस करूँगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी, ठीक है? ठीक है सिस्टर। तभी वहाँ रूराव आ जाती है। किनियान रूराव से कहती है, मिस गू, ये मिसिस डू एनी है। ये कुछ समय पहले मिस्टर डू के साथ यूरोप से आई है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ इनवाइट किया है। एनी उससे कहती है, क्या ये गू यांटिंग की वाइफ है? किनियान हाँ में जवाब देती है। रूराव अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, मिस एनी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जियांग रूराव है। एनी अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, क्या यहाँ गू यांटिंग नहीं आ रहा? किनियान उससे कहती है, मिसिस गू अब यहाँ सेक्रेटरी है, तो गू यांटिंग का यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। रूराव अपना हाथ नीचे कर लेती है। एनी उसे जब देखने लगती है तो रूराव उसे देख मुस्कुराने लगती है। एनी रूराव को देख जेलस लग रही होती है, इसलिए भी क्योंकि एनी गू यांटिंग को लाइक करती है। अगले सीन में गू यांटिंग दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगता है तो एनी उसके सामने आते हुए कहती है, सरप्राइज, हम कितने लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं ना यांटिंग। एनी उसके गले लगने ही वाली होती है तो गू यांटिंग उसे दूर होते हुए कहता है, एनी, तुम यहाँ वापस कब आई?
मैं बस यहाँ कुछ टाइम पहले ही आई हूँ। एनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वह उसे उसकी चेयर पर बैठा देती है और जाकर खुद उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। गुई आंटिंग कहता है, पर मैं ही क्यों, किनयान कहाँ है? एनी उसे बताती है, सिस्टर क्वीनियान अपने दोस्तों के साथ आज कार्ड वाला गेम खेलने वाली है, इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं खेल पाएंगी। वह सन ग्लासेस को निकालते हुए गुई आंटिंग से कहती है, मैं ख़ास तौर पर इन्हें तुम्हारे लिए यूरोप से लेटेस्ट वर्जन लेके आई हूँ, चलो इसे ट्राई कर देखो। एनी उसे अपने हाथों से पहनाने लगती है तो गुई आंटिंग कहता है, लेकिन अभी इस रूम में तो सन नहीं है। अरे पहनो ना, ये तुम पर अच्छा लगेगा, तुम एक बार ट्राई कर तो देखो। एनी उसे अपने हाथों से ग्लासेस को पहना देती है। सच में वो गुई आंटिंग पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एनी खुद भी उन ग्लासेस को पहनकर कहती है, अब लग रहे हैं ना एक परफेक्ट मैच। रूराव अंदर से तो काफ़ी जेलस होती है, लेकिन उनको सिर्फ मुस्कुराकर देखने लगती है। गुई आंटिंग उन ग्लासेस को उतारते हुए कहता है, एनी ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि तुम इन्हें मेरे लिए लेकर आए, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी फैंसी है, इसलिए तुम इन्हें वापस रख लो। वो उसे उतार कर वापस दे देता है। एनी सीधे रूराव की तरफ देखते हुए कहती है, मिस यांग, ये क्या बात हुई ना? रूराव एनी से कहती है, मिस टू, यांगटिंग को अपने काम ख़त्म होने के बाद उन्हें नहीं पहनना चाहिए, और मुस्कुराकर कहती है, चलो अब हम गेम को खेलते हैं। यहाँ पर एनी काफ़ी जेलस लग रही थी। गुई आंटिंग गेम को खेलना स्टार्ट करता है, फिर एक एक कर सभी अपने अपने कार्ड को लेने लगते हैं। गुई आंटिंग गेम को खेलते हुए शाओली से कहता है, तुमने तो कहा था तुम उन सब लुटेरे को ढूंढ कर लाओगे जिसने मिस्टर पॉल को लूटा था, तो अब क्या हुआ जो तुमने अपनी इन्वेस्टिगेट को बंद कर दिया? शाओली भी कार्ड को खेलते हुए उससे कहता है, मेरे हिसाब से लुटेरे ने चुराया हुआ सामान शहर से बाहर भिजवा दिया होगा, तो हमारे हाथ अब कुछ भी नहीं लगने वाला। गुई आंटिंग रूराव की तरफ देखने लगता है। वो आगे कहता है, वैसे भी अब मिस्टर पॉल मर चुका है। गुई आंटिंग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या वो मर गया, ये तुम कह रहे हो? ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। गुई आंटिंग थोड़ा डिस्टर्ब होकर गेम खेल रहा होता है, तभी एनी उसके रखे हुए कार्ड को पकड़कर अपने कार्ड पूरा कर देती है और कहती है, ये लो मैं जीत गई। शाओली उससे कहता है, यांगटिंग तुमने जानबूझकर वो कार्ड वहाँ रखा ना, ताकि मिस एनी उसे लेकर जीत सके। गुई आंटिंग उन्हें हैरान होकर देखने लगता है, तभी एनी उनसे कहती है, यांगटिंग को अभी भी याद है मैं किस तरह गेम खेलती हूँ, सच में वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से जानता है। गुई आंटिंग रूराव की ओर देखता है, जो उसे देखकर काफ़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही होती है। उनकी इन हरकतों को देखकर रूराव उन कार्डों को गुई आंटिंग से पहले उठा लेती है जो उठाने वाला होता है। इसमें शाओली भी उसकी हेल्प करने लगता है। रूराव शाओली से कहने लगती है, कमांडर शाओ, मुझे लगता है कि आप इसे किसी पर्पज की वजह से कर रही हैं। तभी गुई आंटिंग कहता है, कमांडर ये आप क्या कर रहे हैं? शाओली उनसे कहता है, एक जेंटलमैन वही करता है जिसमें एक लेडी की खुशी हो। वो रूराव की तरफ देखकर कहता है, तो क्यों नहीं, मेरा यही पर्पज है। रूराव उससे कहती है, थैंक यू सो मच कमांडर। गुई आंटिंग गेम को कंटिन्यू खेलते हुए कहता है, किसी दूसरे को जीतने देना ये तो आसान है। वह अपने कार्ड में से एक कार्ड निकालकर रूराव की ओर रखते हुए मुस्कुराने लगता है। रूराव भी उसे देख थोड़ा खुशी हुई थी। तभी एनी उस कार्ड को लेते हुए कहती है, देखो मैं जीत गई। गुई आंटिंग की तो जैसे मुस्कान ही गायब हो गई हो और तालियां बजाकर खुश होने लगती है। गुई आंटिंग हैरान होकर उसे ही देखने लगता है। शाओली उनसे कहता है, चलो अब मेरी बारी है। वो गेम को खेलते हुए रूराव की हेल्प करने लगता है और गुई आंटिंग से कहता है, तुमने मिस एनी की खेलने में काफ़ी हेल्प की।
एनी उनसे कहती है क्योंकि यांग टिंग मेरे लिए काफ़ी नाइस है। तुम्हें याद है हमने जब पिछले बार कार्ड वाला गेम खेला था तब भी तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार ये कब हुआ था? मतलब अब उसे जाने दो, अब तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका तुम्हारे पास अब पूरा राइट है। गु यानटिंग रूराव की ओर देखता है तो वो उसे देख काफ़ी गुस्से में लग रही होती है। शाओली उससे कहता है चलो हम गेम को कंटिन्यू करते हैं और वो गेम को खेलने लगते हैं। रूराव इस बार गेम को काफ़ी गुस्से से खेल रही होती है। इस गेम में भी बार बार एनी ही जीत रही होती है। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो एनी गु यांगटिंग से कहती है तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है यांगटिंग, मुझे केवल मिस जियांग ही पे करेंगी। आई एम सो सॉरी मिस जियांग। रूरा उसके ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहती है मैं ठीक हूँ और पीछे मुड़कर मुंह बनाने लगती है। गु यांगटिंग दौड़कर उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो? वो कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ शाओली का जासूस आकर उसे बताता है मिस्टर ढूंढ ने कहा है कि उनके पास टाइम नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। शाओली गार्ड से कहता है कोई बात नहीं और एनी की तरफ देखते हुए कहता है जब उनके पास टाइम हो तो हम एक बार और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कमांडर साहब मुझे आज गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आया इसलिए मैं आपके लिए अपने फादर से बात करूंगी। जब उनके पास फ्री टाइम होगा तो मैं आपके अपॉइंटमेंट लेने में हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं मिस एनी। मेरे पास अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं आपको आपके घर नहीं छोड़ पाऊँगा। वो गु यांगटिंग की तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है। रूराव भी वहाँ से जाने लगती है तो गु यांगटिंग उससे कहता है चलो एक साथ घर चलते हैं, मैं अभी भी काम पे हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एनी गु यांगटिंग से कहती है क्या तुम मुझे छोड़ दोगे घर? नहीं, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊँगा। एनी उससे कहती है तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर? गु यांगटिंग से कहता है मेरी वाइफ अभी भी काम कर रही है, मुझे उसे लेकर घर जाना है। एनी कहती है चलो ठीक है फिर बाय। रूराव सीढ़ियों को चढ़ते हुए उनकी बातों को सुनने लगती है और खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। एनी भी वहाँ से चली जाती है। गु यांगटिंग रूराव को देखते हुए पास के सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। रूराव जैसे ही रूम के अंदर अपने टेबल के पास जाती है तभी पीछे से शाओली आ जाता है। वो पीछे मुड़ते हुए कहती है कमांडर शाओली। शाओली फूलों के बुग्गों को देखते हुए उससे कहता है ये फ्लावर बिल्कुल तुमसे मैच करते हैं इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया। रूरा उन फ्लावर को लेते हुए कहती है थैंक यू कमांडर और उन्हें पॉट पर लगाने लगती है। शाओली उसे बताता है मिस एनी डू हान किन की डॉटर है। रूरा उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगती है। वो आगे कहता है तुम्हारे आने से पहले गु यांगटिंग पर उसका बहुत बड़ा वाला क्रश था। रूरा उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है डू हान, हाँ वो हथियारों के डीलर हैं, इसलिए आपने पॉल को मार डाला क्योंकि आपके पास एक नया बिजनेस पार्टनर है। ऐसा नहीं है, मैंने उसे तुम्हारे लिए मारा। रूराव हैरान होते हुए अपनी नज़र झुकाते हुए कहती है कमांडर आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूँ गु यांगटिंग के साथ तुम्हारा बहुत टफ टाइम चल रहा है इसलिए तुमने ऐसा किया होगा। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू कमांडर, यू आर वेलकम। ये कैसा रहेगा अगर हम आज रात आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहें तो? गु यांगटिंग अभी भी मेरा नीचे इंतज़ार कर रहा है। मुझे डर है कि मैं आज रात आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊँगी। शाओली थोड़ा जेलस होते हुए कहता है क्या तुम दोनों ने फिर से पैचअप कर लिया?
रूराव कहती है, मैं अब भी उस पर पागल हूँ, लेकिन जब से आपने उसे वांग्यू थिएटर में मेरे लिए सबक सिखाया है तब से वो अब अच्छा बिहेव करने लगा है। अच्छा बिहेव? उसने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया मिस डूक की साइड लेकर, इसलिए मैं उन दोनों को तो साथ नहीं छोड़ सकती। डू एनी के पास अब कोई भी चांस नहीं है। इतना कहकर वो अपने काम को करने लगती है, जिसे देख शाओली जेलस लग रहा होता है। अगले सीन में गु यांटिंग रास्ते में चलते हुए रूराव से कहता है, आज जो तुम गेम में हारी हो वो सब मेरे सैलरी में से कटने वाले हैं। रूराव उससे कहती है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम जो वहाँ थे उसे मुझसे जिताने के लिए। क्या बकवास है, मैं वहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था पॉल शाओ मैंसन में ही है करके। मुझे शाओली से ये उम्मीद नहीं थी कि वो पॉल को मार देगा। गु यांटिंग रास्ते पर रुकते हुए रूराव से पूछता है, क्या उसे तुम पर शक था या नहीं था? रूराव उसे बताने लगती है, वो सब कुछ जानता है, उसने मुझे खुद कहा था वो जानता है। गु यांटिंग चलते हुए उसकी चिंता करते हुए कहता है, तो क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया? रूराव कहती है, नहीं तो उसने यह सोचा कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पॉल को लूटा। और तुम बताओ फिर डू एनी का क्या? वो तुम्हारी वजह से मेरे लिए एक एनिमी की तरह बिहेव कर रही थी। वो ना एक अच्छे घर की लड़की है, हम केवल एक अच्छे दोस्त हैं। तभी रूराव दूसरी साइड शॉप के अंदर जियाओ जॉनटाओ को बैठा देखती है तो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो जियाओ जॉनटाओ है? गु यांटिंग भी तभी उसी ओर देखने लगता है। अंदर एनी जियाओ जॉनटाओ के सामने एक यम्मी सा केक रखकर कहती है, चलो खाओ इसे। जियाओ जॉनटाओ भी ललचाई नज़र से केक की तरफ देखने लगता है, फिर वो रुक जाता है और कहता है, सिस्टर एनी, आप मुझे ये केक खरीद कर खिला रही है, इसकी कोई तो वजह होगी, बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं? एनी उससे कहती है, बहुत चालाक हो तुम, बिल्कुल यांटिंग जैसे ही हो। हाँ वो तो हूँ, आखिरकार मैं उनका बेटा जो हूँ। लिटिल बॉय, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। मान लो किसी दिन यांटिंग रूराव को डिवोर्स दे देता है तो तब क्या तुम मेरे और यांटिंग के साथ रहना पसंद करोगे? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हर रोज़ तुम्हें अलग अलग तरह से केक को खिलाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह। जियाओ जॉनटाओ कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। एनी कहती है, पर क्यों? क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। जेंटलमैन साफ पैसा लेना पसंद करते हैं। एनी उसकी ये बात समझ नहीं पाती। तभी यांटिंग वहाँ आते हुए कहता है, एनी उसे अकेला छोड़ दो, उसकी मदर और मैं डिवोर्स नहीं लेने वाले। वो दोनों खड़े हो जाते हैं। जियाओ जॉनटाओ दौड़कर रूराव के पास चला जाता है। रूराव एनी से कहने लगती है, मिस एनी, मेरे बेटे को पालने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। एनी कहने लगती है, मैंने सुना था कि आपका बेटा जियांगजेंग शहर में ही है, तो मैं बस उससे मिलना चाहती थी। आपको हमसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। मिस जियांग, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आप इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। मैं बस गु जियांग को केक खिलाना चाहती थी। अगर वो केक को खा लेता तो मैं उसे खुद घर छोड़ देती। गु यांटिंग एनी से कहता है, एनी मेरी वाइफ सही कह रही है, अगर तुम मेरे बेटे से मिलना ही चाहती थी तो तुम्हें हमें तो बताना चाहिए ही था। एनी उससे कहती है, वैसे भी वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती, देखो तो उसे केक को कैसे देख रहा है। रूराव उसकी बात को सुनकर अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती है, देखो इनमें से तुम्हें कौन सा केक पसंद है, जो चाहो वो ले लो। रूराव का बेटा रूराव का हाथ पकड़ते हुए उसके कान पर धीरे से कहता है, सच में या दिखावे के लिए? रूराव कहती है, बेशक सच मैं कह रही हूँ, लेकिन क्या आपके पास पैसे भी हैं? रूराव ऊपर उठते हुए उससे कहती है, सब ठीक है बेटा, मैं करूँगी ना पे। जियाओ जॉनटाओ खुश हो जाता है। रूराव उन केक को देखते हुए कहती है, ये वाला। शॉपकीपर उससे कहता है, ठीक है मिस, ये 3 युआन का है।
एनी उससे कहती है तुम्हारी चॉइस तो काफ़ी अच्छी है, क्या तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे भी हैं या मेरी हेल्प चाहिए। रूराव गुयांटिंग की तरफ देखते हुए उसे इशारा करती है पैसे देने का। वो अपनी जेब से पैसे निकालते हुए शॉपकीपर को दे देता है। रूराव केक का डिब्बा गुयांटिंग को पकड़ाते हुए कहती है हमारे बेटे को लेकर घर चलो। एनी से कहती है गुड बाय मिस एनी और वहाँ से चली जाती है। एनी बस रूराव को देखने लगती है। तभी गुयांटिंग अपने बेटे को गोद में उठाते हुए कहता है चलो चलते हैं। एनी उसका रास्ता रोकते हुए कहती है यांटिंग हम कितने लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और समय नहीं रुक सकते। गुयांटिंग एनी से कहता है मुझे रात को अपनी फैमिली के लिए डिनर भी बनाना है, तो मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। एनी का तो वहाँ पर पोपट ही बन जाता है। अगले सीन में हम बुआओ गली को देखते हैं जहाँ जियाओ जॉन्टा उनसे कहता है डैडी मम्मी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम तीनों आज साथ में हैं। गुयांटिंग उससे कहता है मुझे इस तरह से डैडी मत बुलाओ, अगर तुम मुझे डैडी बुलाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी होगी, तब तुम मुझे डैडी बुला सकते हो जैसा तुम बोलना चाहो। तो वो कहता है ठीक है डील हुई। वो आगे उनसे कहता है वैसे आज आपने मुझे गोद पर उठाया, मेरे लिए केक भी खरीदा जैसे एक रियल कपल करते हैं। गुयांटिंग रूराव की ओर देखने लगता है तो वो अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है। तभी वहाँ एक लेडी आते हुए कहती है जियाओ जॉन्टाओ क्या आज आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गए थे। जियाओ जॉन्टाओ कहता है यस ग्रैनी लियो हमने आज काफ़ी मज़े किए। वो लेडी कहती है अच्छी बात है बेटा। गुयांटिंग मिसिज लियू से कहता है मिसिज लियू हम पहले अपने घर जाना चाहते हैं और मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगता है। रूराव भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है और अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। मिसिज लियू उन्हें देखकर कहती है ये लोग आज इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। अंदर रूराव जियाओ जॉन्टाओ की क्लास लगा रही होती है। वो उससे कहती है डू एनी ने जब तुमसे सवाल पूछा तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे थे। जियाओ जॉन्टाओ कहता है क्योंकि वो काफ़ी अमीर लगती है, वो मेरी सबसे पहले अमीर कस्टमर है तो मैं उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता था। रूराव उससे कहती है लेकिन अभी तो मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ ना, इस नाते तुम मेरे सन हुए तो तुम कैसे हेजिटेट कर सकते हो। लेकिन तुमने 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने तुम्हारे लिए 2 दिन ज़्यादा काम किया है, ऊपर से तुमने मुझे पे भी नहीं किया। लेकिन हमने तो इस बारे में डील किया था ना एक दूसरे से कि जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें पे करूंगी। अब मुझे पर डे युआन चाहिए, लेकिन ये हमारे एग्रीमेंट में नहीं है। पर डे 1 युआन पर एग्रीमेंट तय हुआ था, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा बेटा बनना एक डेंजरस जॉब है, इसमें मैं अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा हूँ। ठीक है 1.5 युआन नहीं, मुझे 2.5 युआन चाहिए। तभी वहाँ गुयांटिंग दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगता है। रूराव जल्दी से जियाओ जॉन्टाओ के पास जाकर कहती है 2 युआन फाइनल ऑफर, ओके डील। रूराव जियाओ जॉन्टाओ के गालों को पकड़ते हुए कहती है माई सन। जियाओ जॉन्टाओ कहता है मॉमी मॉमी माई सन। गुयांटिंग उन्हें देख कहता है ये कितना ड्रामेटिक नाटक कर रहे हैं, इतना नाटक क्यों। जियाओ जॉन्टाओ वहाँ से उठकर जाने लगता है और उन दोनों से कहता है आप अपनी नाइट लाइफ को एंजॉय कीजिए, मैं आंटी जी दाई के साथ सोने जा रहा हूँ। रूराव उससे कहती है कौन सी नाइट लाइफ बोल रही हो, बकवास नहीं करते। गुयांटिंग रूराव को देख नर्वस होने लगता है और कहता है तुम पहले जाओ। रूराव कहती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी। गुयांटिंग उससे कहता है सोफे पर मैं सो जाऊंगा क्योंकि मुझे आदत है। रूराव उससे कहती है ये तुम्हारा घर है तो तुम सोफे पर क्यों सोओगे। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं। रूराव उठते हुए कहती है तो फिर। गुयांटिंग भी उठते हुए कहता है तुम पहले बेड पर जाओ। दोनों एक साथ जाने लगते हैं तो गुयांटिंग उससे कहता है तुम करना क्या चाहती हो। रूराव नर्वस होते हुए कहती है मैं जरा चेक करके आती हूँ, जियाओ जॉन्टाओ को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और वहाँ से जल्दी से निकल लेती है। गुयांटिंग उसे ऐसा देख मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में श्याओ मैंसन को दिखाया जाता है जहां किन्यान ओपेरा डांस रूराव को करना सिखा रही होती है। नीचे रूम में शाओली के पास गुयांटिंग आता है। शाओली उससे कहता है
ये लेटर ओल्ड सुप्रिटेंडेंट की तरफ से है, इसे खोलकर पढ़ो। गोया आंटी उस लेटर को लेते हुए सोफे पर बैठकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, मुझे आपके सपोर्ट की होप है। निंगचैन सिटी में चीज़ें सही नहीं चल रही, हम शावली से भी सपोर्ट मांगते हैं। आपका सैंग ईशान। लेटर को पढ़कर गु यांटिंग शावली से कहता है, तुम्हारे इस बारे में क्या प्लान है? शावली उससे कहता है, नॉर्थ के सभी 5 सिटीज ओल्ड सुप्रिटेंडेंट के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अगर उसने हेल्प मांगी है तो मैं उसका फेवर करूंगा। हालांकि अभी पूरी कंट्री में वॉर चल रही है, जियांगजेंग सिटी भी अभी अनस्टेबल है, इसलिए मैं उसकी केवल इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसे कुछ हथियार दे सकता हूँ। गु यांटिंग कहता है, अगर आप उन्हें मनी देते हैं तो आप उन्हें इसे खुद खरीदने को कह सकते हैं। शावली उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितना मनी है? युद्ध एक ऐसा जंग का मैदान है जो सारा पैसा चूस रहा है। गु यांटिंग उससे कहता है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, फिर सिचुएशन को देखते हुए मुझे तुम एक ऐसी चीज बताओ जिसकी कीमत वॉर से ज्यादा हो। गु यांटिंग उससे कहता है, हालांकि अभी अराजकता है, लेकिन मानवीय इच्छाएं वॉर से कहीं ज्यादा भयानक है। वॉर की वजह से ज़्यादातर लोग दुखी और पीड़ित हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वॉर भाग्य लाता है, जैसे अभी। गु यांटिंग शावली को सुनाते हुए कहता है, कुछ लोग सीमा पर अंत तक लड़ते हैं, जबकि कुछ लोग अपने फैंसी हवेली में बैठे हैं। इस ओपेरा को सुनो। शावली अपनी सिगार को पीते हुए उससे कहता है, गु यांटिंग कृपया मेरी तरफ से इस लेटर का आंसर दे देना। बस उन्हें कहो, मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें एक्स्ट्रा नंबर में कुछ भी नहीं दे सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गु यांटिंग उस लेटर को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वह रूराव की आवाज़ को सुनता है, जो ओपेरा डांस गा रही होती है। वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और काफ़ी खुश होकर उसे देख रहा होता है। शावली उसे ऐसा देख खड़े होते हुए पीछे मुड़कर देखने लगता है। रूराव को ओपेरा डांस करता देख मुस्कुराने लगता है। रूराव और किनियान ओपेरा डांस कंप्लीट कर दोनों एक साथ सीढ़ी से नीचे आने लगती है। गु यांटिंग और शावली उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी शावली रूराव का हाथ पकड़ने वाला ही होता है। गु यांटिंग जल्दी से रूराव को अपनी ओर खींच लेता है और उसे कमर से पकड़कर बोलता है, मिसेस गु, आज तुम बेहद ही खूबसूरत लग रही हो। मैं तो खो ही गया था तुम्हें देखकर। रूराव उससे कहती है, सभी देख रही हैं, रेडिकुलस बिहेव करना बंद करो। शावली जेलस होते हुए गु यांटिंग से कहता है, तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है? गु यांटिंग उससे कहता है, मेरी वाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है? तभी रूराव उसके पैर को अपने सैंडल से दबा देती है तो वो लंगड़ाने लगता है। शावली जिसे देख खुश लगता है। रूराव कहती है, सिस्टर क्विनियान, मैं आपसे कुछ दिनों से ओपेरा सीख रही हूँ, मेरी सिंगिंग कैसी है? क्विनियान उससे कहती है, मिसेस गु, आप सच में होशियार हैं। तो क्या मैं अब वांग्यू थिएटर में परफॉर्म कर सकती हूँ? गु यांटिंग उसकी इस बात को सुनकर उसे देखने लगता है। क्विनियान शावली की तरफ देखती है, लेकिन वो तो रूराव को देखने में ही बिजी होता है। तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए वहाँ अरेंजमेंट करवा दूंगी। रूराव मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सिस्टर क्विनियान। क्विनियान उसकी इस बात से ज़्यादा खुश तो नहीं लग रही होती है। अगले सीन में रूराव को देखते हैं, जो अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ गु यांटिंग आ जाता है। रूराव उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गु यांटिंग रूराव उससे कहता है, तुम हमेशा अपनी मर्जी से ही क्यों काम करती हो? रूराव उससे कहती है, यह सिर्फ एक ओपेरा परफॉर्मेंस है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एम्बैरेस कर दूंगी? गु यांटिंग अपने कोट को रखते हुए चेयर पर बैठ जाता है और उसके हाथ से ब्रश को पकड़कर खुद उसके आईब्रो को भरने लगता है और कहता है, बस एक ओपेरा परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है तुमने अपने मेकअप को अच्छे से सेट किया है। क्या तुम सच में ये शानदार शो करना चाहती हो?
गुई आंटिंग को रूराव के प्लान के बारे में पहले ही पता होता है कि वो ओपेरा डांस सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के खजाने को ढूंढने के लिए कर रही होती है, इसलिए वो उसकी चिंता कर रहा होता है। गुई आंटिंग आगे उससे कहता है, तुम जो कुछ भी करने जा रही हो बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। मैं तुम्हारे लिए क्या फैमिली का खजाना ढूंढूंगा। वांग्यू थिएटर से प्लेस नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने परफॉर्मेंस के बाद तुम घर चली जाना। गुई आंटिंग उसके फेस को देखते हुए कहता है, सारा कुछ ठीक है, बस लिप्स बचे हैं। वो अपने हाथों से उसके होठों पर लाली लगाने लगता है। वो रूराव से कहता है, अपने होठों को ऐसे पाउच करो, मुझे देखने दो, सारा कुछ अच्छे से तो लग गया है ना। रूराव उसकी बातों को सुनकर काफ़ी नर्वस होते हुए अपना फेस घुमा देती है, जिससे लाली उसके गालों पर लग जाती है। वो गुई आंटिंग को गुस्से से हटाते हुए कहती है, तुम्हें मेरे हाथों से मरना है क्या, और अपने मेकअप को ठीक करने लगती है। गुई आंटिंग उससे कहता है, मुझे अपनी वाइफ से यही एक्सपेक्ट थी, सच में तुम्हारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। रूरा उसकी ओर गुस्से से देखती है तो वो डरते हुए कहता है, पागल मत बनो, सीधे मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। गुई आंटिंग अपने कोट को उठाते हुए वहाँ से जल्दी से चला जाता है। रूरा अपने गालों को पकड़ते हुए कहती है, इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ, क्या मैं ब्लश कर रही हूँ, और मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में रूरा वांग्यू थिएटर में ओपेरा परफॉर्मेंस कर रही होती है। लोग तालियां बजाकर उसकी परफॉर्मेंस की तारीफें करने लगते हैं। शाओली भी उसके लिए ताली बजा रहा होता है। तभी एनी क्विनियान से कहती है, मिसिस गू की सिंगिंग सच में काफ़ी अच्छी है। सिस्टर क्विनियान, मुझे अच्छे से याद है कि आप भी कमांडर शाओ से ओपेरा परफॉर्मेंस के दौरान मिली थी। आपको नहीं लगता अभी जियांग रूराव ने आपके स्टेज को ले लिया है? क्या आपको चिंता नहीं है कि कमांडर इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसे अपना लवर बना सकते हैं? क्वीन एनी से कहती है, मैं ये सब कमांडर के लिए ही करती हूँ। वो गुई आंटिंग की तरफ देखते हुए कहती है, जरा वहाँ देखो कौन आया। एनी वहाँ गुई आंटिंग को आता देखती है तो कहती है, यांगटिंग यहाँ किस लिए आया है? क्वीन उससे कहती है, यहाँ स्टेज पर मिस गू का पहली बार परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स यांगटिंग आएगा ही ना। गुई आंटिंग और उसका गार्ड जियाओ जॉन टाओ को लेकर फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। जब रूराव गुई आंटिंग को देखती है तो अपने मन में कहती है, गुई आंटिंग। शाओली उन्हें देखकर वहाँ खुश नहीं लग रहा होता। तभी गुई आंटिंग के पास थिएटर का ओनर आकर कहता है, मिस्टर गू आप यहाँ आए, क्या मैं आपके लिए प्राइवेट रूम का अरेंजमेंट कर दूँ? गुई आंटिंग उससे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा चाइल्ड है, यहाँ से वो अपनी मदर के और करीब है। ओके सर, अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हो। गुई आंटिंग उसे हाथ से इशारा करता है तो वो वहाँ से चला जाता है। गुई आंटिंग रूराव के शो को देखने लगता है तो तभी जियाओ जॉन टाओ को हिलता हुआ देखकर वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? वो हाँ में सर हिलाता है। गुई आंटिंग अपने गार्ड गुलियान की तरफ देखता है तो वो उसे वॉशरूम ले जाता है। गुई आंटिंग प्यार भरी नज़रों से रूराव का डांस देखने लगता है। रूराव अपना डांस कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगती है। लोगों को उसका डांस काफ़ी पसंद आया, वो उसके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। अंदर चेंजिंग रूम के अंदर रूरा अपने मेकअप को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ से जा रही दूसरी डांसर लेडी अपनी दोस्त से कहती है, आहा इसे छूना मत, कमांडर शाओ को छोड़कर इस मूर्ति को छूने की किसी को अनुमति नहीं है। चलो चलो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी करो और स्टेज पर चलो। उनकी बातों को सुनकर रूराव जल्दी से कपड़े खोलते हुए उस ओर जाने लगती है और खड़े होकर सोचने लगती है। उस दिन भी शाओली स्टेज के पीछे गया और पॉल के साथ उसने डील भी की। वो धीरे धीरे उस मूर्ति की ओर बढ़ने लगती है। वो मूर्ति की तरफ देखती है, फिर उसे जल्दी से घुमा देती है। मूर्ति के घूमते ही वहाँ एक गुप्त रास्ता निकल जाता है। रूराव जिसे देख खुश होने लगती है। वो अपने मन में सोचने लगती है, क्या उसने खजाने को यहाँ छुपाया हो सकता है। मूर्ति के घूमने पर बाहर थिएटर में लालटेन नीचे आ जाता है, जिसे शाओली को पता चल जाता है कि अंदर किसी ने मूर्ति को टच किया है। वो अपनी जगह से खड़े होकर जल्दी से वहां जाने को निकल जाता है।
रूराव इधर उधर देखकर जैसे ही अंदर जाने वाली होती है तभी वो बाहर गार्डों की आवाज़ सुनती है। कौन है वहाँ? गु यांटिंग उनके आने से पहले उसे अपने साथ लेकर छिप जाता है। वो कुछ कहने वाली ही होती है तभी वो उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करता है। शाओली अंदर आते हुए मूर्ति को देखता है, फिर अपने गार्ड से पूछता है यहाँ कौन था? गार्ड उसे कहता है कमांडर, जब मैं अंदर आया तो मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। शाओली उसे गुस्से से कहता है जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। शाओली का गार्ड सोल्जरों से उसे ढूंढने को कहता है तो सोल्जर यस सर कहकर ढूंढने लगते हैं। बाहर हॉल में गुलियान और रूराव का बेटा सभी लोगों की तरह डांस को एंजॉय करते हुए उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तभी वहां से सोल्जरों को एक साथ जाता देख गुलियान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। मौके को देखकर जियांग जॉनटांग वहां से भाग जाता है। अंदर रूम में गु यांटिंग और रूराव कपड़ों के बीच छुपे होते हैं। सोल्जर धीरे धीरे से वहां की छानबीन करने लगते हैं। तभी वहां किनयान आते हुए कहती है क्या हुआ? शाओली उससे कहता है किनयान, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अलावा इस मूर्ति को कोई भी टच नहीं कर सकता। किनयान उससे कहती है मैं बस बैक स्टेज में मिसिस गु को चाय के लिए इनवाइट करने आई थी, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। उसकी बात को सुनकर शाओली इधर उधर देखने लगता है। किनयान सोल्जरों से कहती है आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाओ और जल्दी से ढूंढो। वो यस मैडम कर कर ढूंढने लगते हैं तो गु यांटिंग रूराव का हाथ पकड़ते हुए दौड़ने लगता है, जिसे दौड़ते हुए शाओली भी देख लेता है। वो सीधे स्टेज में पहुंच जाते हैं। लोग गु यांटिंग को देख कहने लगते हैं ये तो मिस्टर गु है ना? दूसरा पर्सन कहता है हाँ सही कहा, लेकिन उनके साथ वो कौन है? ऐसा लगता है ये तो वही है जिसने अभी अभी परफॉर्म किया। रूरा उन सभी की बातों को सुनकर गु यांटिंग से कहती है यहाँ से चलो जल्दी। गु यांटिंग रूराव का हाथ पकड़ते हुए उन सभी लोगों से कहता है ये मेरी वाइफ मिसिस गु है। थैंक यू सो मच जो आपने आज यहाँ आकर उन्हें सपोर्ट किया। वो दोनों उन लोगों के सामने रिस्पेक्ट से सर झुकाते हुए खड़े हो जाते हैं। लोग उनसे कहते हैं मिस्टर गु, हमने उन्हें आपके साथ पहले कभी नहीं देखा। तभी एक पर्सन खड़े होते हुए कहता है मिस्टर गु, हमने कभी नहीं सुना कि आपकी एक वाइफ भी है। बाकी लोग भी उससे कहने लगते हैं हाँ हमने कभी नहीं सुना। गु यांटिंग रूराव की ओर देखते हुए उनसे कहता है मैं रैंडमली किसी को भी अपनी वाइफ नहीं कहूँगा। लोग उससे कहते हैं तो ठीक है, तो इसे प्रूव करो, एक किस करो। लोग जोर जोर से कहने लगते हैं किस करो किस करो। रूराव उनकी बातों को सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गु यांटिंग उसे खींचकर कमर से पकड़ लेता है। रूराव उससे कहती है बेवकूफ़ मत बनो। गु यांटिंग उसे सीधा किस करने लगता है। रूराव उसे खुद से दूर कर देती है तो गु यांटिंग उससे कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसे अपने क्लोज करते हुए प्यार से कहता है युवे मुझे छोड़कर मत जा, और उसे प्यार से किस करने लगता है। रूराव भी उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसका किस करने में साथ देती है। एनी उन दोनों को किस करता देख गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। शाओली भी काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। सभी लोग उन दोनों के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तभी रूराव को मुरैन की मौत याद आ जाती है तो वो गु यांटिंग को खुद से दूर हटाते हुए कहती है इतना काफ़ी है। लोग उन दोनों को देख कहने लगते हैं वो दोनों कितने अच्छे से मेल खाते हैं, सच में वो एक परफेक्ट मैच है। जिसे देखकर शाओली गुस्से से पर्दे को पटक देता है। लोग उनसे कहते हैं मिस्टर गु और मिसिज गु, सच में आप दोनों एक परफेक्ट कपल है। गु यांटिंग उनसे कहता है तो क्या अब आप लोगों को इस पर बिलीव हुआ? लोग उनसे कहते हैं सच में ये आपकी वाइफ है, बेशक हम इसको मानते हैं। गु यांटिंग उन लोगों से गुड बाय कहकर रूराव का हाथ पकड़ते हुए बैक स्टेज के अंदर चला जाता है, जहां वो शाओली से कहता है सॉरी कमांडर, हमने कुछ रोमांस लाने के लिए वांग्यू थिएटर के स्टेज को थोड़ी देर के लिए उधार लिया। गु यांटिंग उसके पास आते हुए कहता है अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन आप लोगों ने वांग्यू थिएटर पर इतनी सारी सिक्योरिटी कब से स्टार्ट कर दी? इतनी कड़ी सुरक्षा किस लिए? क्या यहाँ कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छुपाई गई है? शाओली उससे कहता है ये सिर्फ एक थिएटर है, यहाँ क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है?
कोई आंटी उससे कहता है, आप तो कुछ भी नहीं जानते, चलो इस पर किसी और दिन बात करते हैं। शाओली रूराव की तरफ देखते हुए उससे कहता है, रूराव क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? रूराव उससे कहती है, थैंक यू सो मच कमांडर, आपकी चिंता के लिए। क्विनियान रूराव से कहती है, मुझे खुशी है कि आप डरी नहीं थी। रूराव क्विनियान से कहती है, सिस्टर क्विनियान, आज मैंने कैसा परफॉर्म किया? क्विनियान रूराव से कहती है, आपका परफॉर्मेंस सच में बेहतरीन था। तभी गुयांटिंग का गार्ड वहां आते हुए उससे कहता है, बॉस कुछ बुरा हुआ है। गुयांटिंग का गार्ड चलते हुए उसे बता रहा होता है, बॉस मेरा ध्यान जियांग चेंग के सोल्जरों पर था, तभी मैंने देखा कि जियांग जॉनटाओ वहां पर नहीं है। गुयांटिंग उसे दूसरी ओर देखने को कहता है और खुद भी रूराव के साथ उसे खोजने लगता है। अगले सीन में कमांडर शाओली को देखते हैं जो अपना कैमरा साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ किनियान चाय को लाते हुए शाओली के टेबल पर रख देती है और उससे कहती है, कमांडर मुझे लगता है कि मूर्ति को घुमाने वाली मिसिस गु हो सकती है, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? शाओली उसकी ओर देखते हुए उससे कहता है, वो कैसे जानती उस जगह के बारे में कि उसके अंदर का रास्ता सीक्रेट रूम तक ले जा सकती है। क्विनियान तुम स्मार्ट हो, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बात फिर नहीं होगी। क्विनियान कमांडर से कहती है, कमांडर आपका क्या मतलब है? फिर सर उठाते हुए कहती है, मैं वांग्यू थिएटर के ओनर की बेटी हूँ। मैं किसी भी रैंडमली लेडी को वांग्यू थिएटर के सबसे इम्पोर्टेंट रूम में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। शाओली उससे कहता है, तुम काम करने में बेहतर नहीं होगी। अगले सीन में हम जियाओ जॉनटाओ को देखते हैं जो एक जगह बैठकर खाने को खा रहा होता है। तभी बेंच पर रखा केले का छिलका वो पीछे को फेंक देता है और बगल में बैठे आदमी से कहता है, डैड मैंने खाना खा लिया है, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? वह आदमी उससे कहता है, प्यारे तुम्हें इतनी जल्दी जाने की क्यों है, थोड़ा सा और खा लो। मैं तुम्हें बाद में तुम्हारी माँ को खोजने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जियाओ जॉनटाओ खड़े होते हुए उस आदमी से कहता है, मुझे आज रात सच में किसी का बेटा बनने जाना है, तो मैं अभी जाता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी उसे पकड़ते हुए कहता है, इतनी क्या जल्दी है, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? हाँ मुझे चाहिए तो है। वो धीरे धीरे बैठने का नाटक करता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगता है तो केले की चिक्कल में फिसल कर गिर जाता है। दूसरा आदमी उस पकड़ लेता है और कहता है, बदमाश भागने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ से फ्री होना चाहते हो? जियाओ जॉनटाओ उस आदमी से कहता है, तो आप भी इन्हीं की तरह बच्चों को बेचने में शामिल हो? तो वो आदमी उससे कहता है, जबकि तुम्हें पता ही चल गया है तो मैं अब और दिखावा नहीं करूँगा। तुम्हें बेचने के बाद तुम एक अच्छे बच्चे बन जाओगे और जिससे मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। समझ आई नहीं बात तुम्हारे? अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। और उसे मारने ही वाला होता है। तभी गुयांटिंग लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो दोनों से देखकर कहते हैं, गन से शूट मत करना। जियांग जॉनटाओ गुयांटिंग से लिपट कर कहता है, डैड। गुयांटिंग उन दोनों आदमी से कहता है, हिलो मत। फिर जियाओ जॉनटाओ से कहता है, मुझे सच सच बताओ तुम्हारे सच में कितने डैड हैं? वो उससे कहता है, वहाँ से आर्मी जा रही थी तब मेरे पास भागने का सही मौका था, तो मुझे दोबारा मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। एक आदमी वहाँ पर घूम घूम कर चक्कर लगा रहा होता है तो गुयांटिंग उससे कहता है, देखो तुमने यहाँ देखा नहीं कि कैसे बच्चों की तस्करी की जा रही है, ऊपर से यहाँ पुलिस भी नहीं है। तो वो आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। जियाओ जॉनटाओ उससे कहता है, ये लंबी कहानी है और मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, मैं आपके लिए भी एक बाउल में सर्व करके लाता हूँ। और खाने को बाउल में डालने लगता है। गुयांटिंग उन दोनों को बात कर नीचे बिठा देता है और खुद भी बेंच पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। तभी बाउल में नूडल्स डालकर जियाओ जॉनटाओ वहाँ ले आता है और गुयांटिंग से कहता है, डैड ये ले लो। डैड इतने बेकार होना भी अच्छी बात नहीं है।
वो नूडल्स को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ रूराव दौड़ते हुए आ जाती है और उससे कहती है जियाओ जॉनटाओ। वो भी दौड़ते हुए उससे लिपट जाता है और कहता है मॉम। वो उससे कहती है तुम कहाँ चले गए थे, पता है मैं कितनी वरीड हो गई थी तुम्हारे लिए। गु यांटिंग रूराव से कहता है जियांग रूराव तुम्हारा बेटा हर किसी को डैड कहता है, क्या तुम मुझे इसे एक्सप्लेन कर सकती हो। रूराव उससे कहती है इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें घर जाकर समझाती हूँ। गु यांटिंग अपने गार्ड गुलियान से कहता है गुलियान इन दोनों ह्यूमन ट्रैफिकर्स है, पुलिस यहाँ नहीं है, फिर भी तुम इसे अपने कब्जे में ले सकते हो। वो यस सर कहकर उन दोनों को ले जाने लगता है। तभी रूराव का बेटा उससे कहता है अंकल गुलियान एक सेकेंड रुके। फिर वो उस पर्सन के जेब से पैसों को लेते हुए उससे कहता है ये मेरे आधे दिन की सैलरी है, मैं किसी का भी फ्री में सन नहीं बनता। गुलियान फिर उन दोनों को वहां से ले जाने लगता है। जियाओ जॉनटा उन दोनों से कहता है टू बैड गाय, जाओ जेल में। रूराव जियाओ जॉनटाओ से कहती है बेटा अब से ऐसा डेंजरस काम कभी मत करना। वो उससे कहता है मुझे पैसे चाहिए थे। तो रूराव उसे जल्दी से गले लगा लेती है। गु यांटिंग जब उसे देखने लगता है तो वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है। गु यांटिंग जियाओ जॉनटाओ को गोद पर पकड़े हुए रूराव के साथ चल रहा होता है। तभी वो रूराव से कहता है अच्छा तो फेक मदर और फेक सन ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। रूराव उससे कहती है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मिसिस शाओ मुझे कभी भी शाओ मैंशन में सेक्रेटरी की जॉब के लिए अलाउ नहीं करती। मेरा कोई चाइल्ड नहीं है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने जियाओ जॉनटाओ को काम पर रखा। गु यांटिंग मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगता है अच्छा तो जियाओ जॉनटाओ रूराव का रियल सन नहीं है। तभी जियाओ जॉनटाओ गु यांटिंग की ओर देखते हुए उससे कहता है क्या मुझे रोस्ट किए हुए स्वीट पोटैटो मिल सकते हैं। रूराव उसे मारते हुए कहती है तुमने अभी अभी तो रात का डिनर किया है। गु यांटिंग उसकी ओर देखता है, फिर उसे पास के एक ठेले में ले जाता है जहां वो शॉपकीपर से कहता है मुझे एक प्लेट रोस्ट किए गए स्वीट पोटैटो दे दो। शॉपकीपर कहता है ओके सर मैं अभी देता हूँ। गु यांटिंग रूराव से भी पूछता है क्या तुम्हें भी एक प्लेट चाहिए, तो वो उससे कहती है मुझे भूख नहीं है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है तो गु यांटिंग मुस्कुराते हुए शॉपकीपर से कहता है 2 हाफ प्लेट स्वीट पोटैटो। ओके सर। शॉप का ओनर उसकी ओर देखकर धीरे से अपना वेपन निकाल लेता है और उस पर हमला कर देता है। गु यांटिंग उससे बचते हुए इसके ठेले पर लात मारकर उसे नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ बहुत सारे आदमी आ जाते हैं, वो उन सब से लड़ने लगता है। वो देखता है कि वो आदमी रूराव को कोई भी चोट नहीं पहुंचा रहे होते, तो वो उस आदमी को नीचे पटकते हुए रूराव से कहता है ये केवल मुझे ही टारगेट कर रही है। रूराव उससे कहती है अच्छा तो है ना, तभी तो हम तुम पर बर्डन नहीं होंगे मिस्टर गु, और तुम अच्छे से फाइट कर पाओगे उनसे। चलो अब हम घर को चलते हैं, अच्छे से फाइट करना। गु यांटिंग उससे कहता है तुम हार्टलेस वुमेन, तुम्हें तो। तभी वो उस पर हमला कर देते हैं तो वो उनसे लड़ने लगता है। रूराव बड़े मजे से जॉनटाओ का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। आगे वो देखती है कि कुछ आदमी गन को शूट करते हुए उसी की ओर आ रहे होते हैं। वो जॉनटाओ का हाथ पकड़कर जल्दी से वहां से भागने लगती है। गु यांटिंग उसे देख कहता है अच्छा तो तुम वापस आ ही गई। वो उसे जोक करते हुए कहता है अब गिल्टी फील कर रही हो क्या मिसेस गु, इसलिए तो मुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन जब वो उनके पीछे बहुत सारे शूटरों को देखता है तो वो अपनी गन निकाल कर रूराव के बगल में खड़ा हो जाता है। रूराव उससे कहती है ये लोग मेरे पीछे हैं, क्या तुम्हारे पास एक और गन है। गु यांटिंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है नहीं। वो रूराव के साइड से उन पर गन से शूट करने लगता है, तभी उस पर एक गन लग जाती है। वो लोग हैरान से उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो लोग उसे नहीं मानना चाहते थे। वो रूराव से कहता है देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब दोनों को समझ आ जाता है कि वो दोनों टीमों में से कौन और किसे चोट पहुंचाने वाले हैं। इनमें से वेपन वाली टीम मारने आई होती है गु यांटिंग को और गन वाली टीम मारने आई होती है रूराव को।
गुयांटिंग और रूराव एक दूसरे को इशारा करते हुए हैं और फिर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों टीम भी एक दूसरे को देखकर जल्दी से वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर सावली का जासूस उसे बताता है, कमांडर आज कुछ अजीब हुआ। एक दूसरा ग्रुप जो मिसिस गू को मारने आया था। उसकी बात को सुनकर शावली रूम से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर एनी कॉल पर उस टीम से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है, क्या कहा, जियांग रूराव बच गई। दूसरी ओर शावली रूराव की चिंता करते हुए जासूस से कहता है, क्या उसे चोट पहुंची है। जासूस कहता है, मुझे पता नहीं चल पाया। दूसरी ओर एनी से वो टीम कहती है, सॉरी मिस, बट गुयांटिंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सके। अगले सीन में हम जियाओ जॉनटाओ को देखते हैं जो कि वहां पर सो रहा होता है। रूराव उसे गुयांटिंग का कोट उड़ा देती है। दूसरी ओर गुयांटिंग चेयर पर बैठा होता है जिसे गन लगी होती है। तभी रूराव उसके पास आते हुए उससे कहती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसे मुझे हैंडल करने दो। तो गुयांटिंग उससे कहता है, ये बस एक छोटा सा घाव है, मैं ठीक हूँ। रूराव उससे कहती है, ये घाव तुम्हें मेरी वजह से लगी है, अब ज़्यादा प्रिटेंड करना बंद करो और इसे मुझे हैंडल करने दो। रूरा उसके कोट को धीरे से खोलकर रख देती है और उसके शर्ट के बटन को खोलकर उसके घाव को साइड होकर देखने लगती है। गुयांटिंग उसे ऐसा देख उससे कहता है, क्या तुम्हें इस घाव ने डरा दिया, तुम इसे रहने दो, मैं इसे खुद ही कर लूँगा। रूरा उसे रोकते हुए कहती है, चुप बैठो, और उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। गुयांटिंग उसे ऐसा देख अपने मन में सोचने लगता है, काश ऐसा होता, ये समय यहीं पर रुक जाता। और रूराव से कहता है, तुम्हें मेरी परवाह करते हुए देखना, इसके सामने तो ये घाव कुछ भी नहीं है। रूराव उससे कहती है, किसने कहा मुझे तुम्हारी परवाह है, इसे ऐसे पकड़ो, मैं गोली को निकाल लूंगी। दर्द हो तो तुम चिल्ला सकते हो। और डरते हुए गोली को निकालने लगती है। गुयांटिंग उसे ऐसा देखता है तो हंसने लगता है। वो गोली को खींचकर निकाल देती है। गुयांटिंग को जब दर्द होता है तो वो जल्दी से उसके घाव पर धीरे से फूंक मारने लगती है। गुयांटिंग रूराव को अपने इतने करीब देखता है तो वो उसे किस करने लगता है। रूराव भी फिर उसे किस करने लगती है। दोनों किस करने में इतना खो जाते हैं कि रूराव उसकी चोट पर गलती से हाथ लगा देती है। वो दर्द से कहता है, आउच। रूराव फिर उसे जल्दी से देखने लगती है और उससे कहती है, हिलो मत, मैं बैंडेज को लगा देती हूँ। और जल्दी से नर्वस होते हुए बैंडेज को लगाने लगती है। गुयांटिंग उससे कहता है, इधर पर नहीं है चोट। वो उसे देखती है, फिर जल्दी से उसे वहां से निकालकर चोट पर लगा देती है। रूराव नर्वस होते हुए जल्दी से वहां से चली जाती है। गुयांटिंग उसे इतना नर्वस देख मुस्कुराने लगता है। रूराव उससे कहती है, हम अभी कौन सी जगह पर हैं। गुयांटिंग उसके पास आते हुए कहता है, मुझे यहाँ तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। आज के दिन तुम पर 2-2 बार अटैक हुआ है। अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे सिग्नल भेजना, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। रूराव हाँ में सिर हिलाती है। वो आगे उससे कहता है, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम आज रात यहीं रेस्ट करें सुबह होने तक। गुयांटिंग रूराव को इतना नर्वस देख उससे कहता है, क्या हमें टाइम पास करने के लिए कुछ करना चाहिए। रूराव उसके और हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है, कार्ड वाला गेम खेलते हैं। रूराव हैरानी से कहती है, क्या कार्ड। गुयांटिंग उससे कहता है, तो तुम क्या सोच रही थी। रूराव नर्वस होते हुए कहती है, हाँ ये सही है, अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम उन दोनों को कार्ड वाला गेम खेलते हुए देखते हैं। गुयांटिंग रूराव से पूछता है, तो तुम्हें जियाओ जॉनटाओ कैसे मिला। रूराव उसे बताती है, वो मुझे सड़क पर मिला, उस समय उसका कोई भी नाम नहीं था। वो खुद के लिए एक फादर चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर को खरीदने के लिए खुद को बेच दिया। गुयांटिंग उससे अगला सवाल करते हुए कहता है, इसलिए तुमने उसे काम पर रख लिया और सेक्रेटरी की जॉब पाने के लिए यहाँ लेकर आई। तुम्हारे पास और भी ऑप्शनल थे, पर सेक्रेटरी की जॉब ही क्यों।
वो उससे कहती है क्योंकि मेरे पास इन दिनों पैसों की कमी थी, मैं उसे एक अच्छी सैलरी देना चाहती थी। वो यांटिंग उससे कहता है 1 दिन का 1 युआन और तुम उसकी ऑनर हो। रूरा उससे कहती है ये अब बढ़ गया है, अब 2 युआन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिसेस गु मुझसे भी ज़्यादा पुअर है। रूरा उसे कहती है मैं रिवेंज लेने में इतना बिजी थी कि मेरे पास पैसे को कमाने का टाइम ही नहीं था। गु यांटिंग सैड होते हुए रूरा उसे कहता है तुमने इन सालों में बहुत टफ टाइम बिताया है। रूरा उससे कहती है ये तो कुछ भी नहीं, और तुम्हारा? गु यांटिंग उसे बताता है मेरे पालक फादर जिन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे क्या फैमिली का खजाना लाने के लिए शाओली के पास भेजा। मेरे पालक फादर और उनकी नॉर्दर्न डिवीजन को ध्यान में रखते हुए मुझे ये पोस्ट दी गई। हालांकि शाओली मुझसे नफरत करता है, लेकिन मुझे वो केवल सीखे तरीके से ही मारने की हिम्मत करता है। रूरा मुस्कुराते हुए उससे कहती है देखा मैं सही थी, यहाँ पर हर कोई क्या फैमिली का खजाना चाहता है। गु यांटिंग उससे कहता है दरअसल मैं। रूरा कहती है मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, आखिरकार तुम उसका यूज अच्छे कामों के लिए कर रही हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वांग्यू में आज का प्रोग्राम अजीब था, मुझे बड़ी आसानी से वो सीक्रेट रूम मिल गया। गु यांटिंग उससे कहता है दरअसल तुम्हें उस समय उन लोगों ने भटका दिया, या यूं कहे वो लोगों का एक ही ग्रुप हो सकता है जिसने तुम पर अटैक किया। मुझे पता है कि जो ग्रुप मेरे पीछे था उसके पीछे शाओली ही है, लेकिन मैं ये नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन है। रूरा उससे कहती है मुझे लगता है ये डुएनी का काम है। गु यांटिंग रूरा उसे कहता है इम्पॉसिबल, वो एक बिगड़े लड़की जरूर है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, और रूराओ को देख मुस्कुराने लगता है। रूरा उसकी ऐसी बातों को सुनकर गुस्से से कार्ड को नीचे फेंकते हुए कहती है मेरा हो गया, और गुस्से से दूसरी साइड मुड़कर बैठ जाती है। दूसरी ओर जियांगचंग की जेल में शाओली उन कैदियों से कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो चाइल्ड गु यांटिंग का नहीं है? वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है कमांडर, वो छोटा बच्चा दूसरे लोगों को उनका सन बनने के लिए खुद को किराए पर देता है, वो कहीं और से आया है, उस बच्चे के बारे में उसकी पहचान को लेकर कोई भी सबूत नहीं है। तभी जासूस उस कैदी को दूर हटाते हुए शाओली से कहता है कमांडर हमें गु यांटिंग और जियांग रूराओ की मैरिज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वेडिंग से रिलेटेड कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। शाओली उससे कहता है इस मामले को मैं देखता हूँ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।